स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2। आप लोगों ने जो नाम दिए हैं उसको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे गर्ल्स के नाम देना, मतलब बॉयज़ के काफ़ी हो चुके हैं, गर्ल्स के बेहद कम नाम है। और नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। कुत्ते की तरह बेशरम। पीछे वाले हॉल में बुफे के साथ एक आधुनिक पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। शराब को एक आइस टेबल पर रखा गया। हॉल के किनारे एक घास का ग्राउंड और एक इनडोर पूल था। एक मन भावन संयोजन जो युवा लोगों के लिए बिल्कुल सही था। पिछले हॉल में रेट्रो सजावट वृद्ध लोगों के लिए अधिक उपयुक्त था। आदर्श, भले ही तुम एक हाथ फेंकने वाले दुकानदार हो जो वास्तव में नंदेश पर्वत के प्रबंधन में खुद को शामिल नहीं करते, तुमको हमेशा अपने खाने पीने की चिंता करने के बजाय इसकी भलाई को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बारे में सोचो। उनकी सबसे बड़ी समस्या अग्निशीरा की खुदाई है, लेकिन वे इसमें एक सुपर मैजिशियन को भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि यह पास में रहने वाले दुर्जय बिष्टु को भड़काने वाला है। हालांकि सुपर लेवल से नीचे के लोग शायद मरने वाले हैं अगर वे अग्निशिला में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। तुम आदिम सोल ग्रेड सीड के कारण जाने में रुचि रखते हो, लेकिन तुम्हारी पहचान अब वैसी नहीं रही। अगर उनकी हेल्प करने से आपको केवल आदिम सोल ग्रेड फायर सीड ही मिलता है तो यह तुम्हारे लिए बेहद बड़ा नुकसान होगा, आहन ने उसे सख्ती से कहा। हे, मैं वास्तव में इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। सौभाग्य से शिखावत परिवार के युवा मास्टर मुझे कुछ सलाह देने के लिए आसपास है। आदर्श ने बेबाकी से महसूस किया। आदर्श को बिना किसी बंधन के रहने की आदत थी, इसलिए उसे लगा कि शर्मा कबीले को अग्निशिरा की खुदाई में मदद करना उचित है, बशर्ते कि उसे वह मिल जाए जो वह चाहता है। आखिरकार अग्निशिरा शर्मा कबीले की थी। हालांकि दोबारा सोचने पर वह वास्तव में इस उपकार के लिए बेहद कम मांग रहा था, यह जानते हुए कि एक अग्निशिरा एक पूरे प्रसिद्ध कबीले को समृद्ध बनाने में हेल्प कर सकती है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं कि तुम अब नंदेश पर्वत के नेता हो। नंदेश पर्वत पहले जैसा नहीं रहा। कई गुट वास्तव में तुम्हारे लिए एक जैतून की शाखा रखने के बारे में सोच रहे हैं। दुर्भाग्य से वे अभी भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि सिंह कबीला लगातार उन पर नजर रख रहा है। वे इसे बेहद स्पर्श करने की हिम्मत नहीं करते। दूसरी ओर राठौड़ कबीला और सिंह कबीले के बीच शर्मा कबीले के साथ दोस्ताना संबंध नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में प्रसिद्ध कबीलों के लिए पक्ष चुनना और हाथ मिलाना इंपॉर्टेंट है। नंदेश पर्वत फेनियाओं मुख्यालय शहर का उत्तरी पर्वतीय जिला बनने जा रहा है। यह दक्षिण में समुद्री युद्ध के मैदान के सबसे नजदीक स्थान भी है। इसकी जमीन का हर इंच सोने जितना कीमती होने जा रहा है। मैं अपनी मर्दानगी की कसम खा सकता हूं कि वे दोनों बुजुर्ग अवीशा या राठौर को 3 दिनों से कम समय में आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे नंदेश पर्वत का दौरा करने जा रहे हैं या नहीं। सच्चाई यह है कि उन्हें हमारे साथ सहयोग करने की सख्त जरूरत है। जब टाइम आएगा तो तुम आसानी से फायदे के बंटवारे पर बात कर सकते हो, और अगर वे इतना नहीं दे रहे तो सहमत होने की जहमत ना उठाना। आहन ने अपनी 3 उंगलियां उठाई। क्या तुम गंभीर हो? 30%? क्या यह बेहद ज्यादा नहीं है? आदर्श ने आश्चर्य से कहा। अग्निशिरा एक विशाल सोने की खान थी। आदर्श को विश्वास नहीं होगा कि राठौर कबीला और शर्मा कबीला बिना किसी कारण के अपने लाभ का 30% साझा करने के लिए तैयार होंगे। इसे भूल जाओ। हम समायरा का उपकार करेंगे। तुम नंदिनी से कह सकती हो कि वह मुनाफे का 25% मांगे। हम कम लेंगे, लेकिन उन्हें हमें 1 देना होगा। मेरा मानना है कि 30% उनके स्वीकार्य सीमा के भीतर है। वे बिना किसी संदेह के इसके लिए सहमत होंगे, लेकिन नंदेश पर्वत में अभी भी कई पहलुओं की कमी है। मेरा मानना है कि हमें जल्द ही फिर से उनकी हेल्प की आवश्यकता होगी। अभी उनके साथ नरमी बरतना बेहतर है, आहन ने कहा। आदर्श ने आहन का मैसेज राजा ज्ञान सिंह को सुनाया। ज्ञान सिंह ने शुरुआत में नाराजगी भरी कॉल में जवाब दिया। जब उसे एहसास हुआ कि यह आदर्श का था, एक आदमी के लिए उस आदमी के बारे में अच्छी धारणा बनाना मुश्किल था जो उसकी बेटी को दूर ले जाने वाला था। अतीत में उनके बीच हुए संघर्षों का तो जिक्र ही ना करे तो अलग है। हालांकि जब ज्ञान सिंह ने आदर्श से
शर्मा कबीले और राठौर कबीले के साथ सहयोग करने की बात सुनी तो उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। उसे तुरंत उनसे मिलने और इस मामले पर चर्चा करने की इच्छा भी हुई। राठौर कबीला और शर्मा कबीला प्रतिष्ठित कबीले थे जिनकी पृष्ठभूमि बेहद मजबूत थी। ज्ञान सिंह लंबे समय से उनके साथ सहयोग करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अतीत में कभी उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। उसे आश्चर्य हुआ कि आदर्श सिर्फ एक बीसी व्यक्ति बनकर इसे संभव बनाने में सक्षम था। यदि वे किसी समझौते पर पहुंचने में सफल हो गए तो वे सभी एक ही नाव पर सवार हो जाएंगे। नंदू कल देर से वापस आ रही है। जब वो वापस आएंगी तो मैं उससे बात करूंगा। ज्ञान सिंह स्पष्ट रूप से बेहद खुश था अगर उसने आदर्श को यह भी बताया कि नंदिनी कब वापस आने वाली है। आदर्श भी नंदेश पर्वत पर जाने के बारे में सोच रहा था। उसने तय किया जब नंदिनी वापस आएंगी तब वह वहां जाएगा। आदर्श अगले दिन नंदेश पर्वत के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसके जाने से पहले अवीशा ने उससे पहले ही एक मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा। आदर्श आहन की ओर अपना थम्स अप उठाए बिना नहीं रह सका। आहन, यह बेहद अफसोस की बात है कि तुमने इसके बजाय एक बेईमान व्यापारी बनने का विकल्प नहीं चुना। बेईमान व्यापारी का तुम्हारा क्या मतलब है? इसे पर्यावरण से प्रभावित होना कहते हैं। अगर आप मेरे जैसे परिवार में पले बड़े हैं तो आपको पता होगा। बात यह है कि उन्होंने दूसरे दिन आपसे कांटेक्ट किया। इसका मतलब है कि दोनों कबीले मेरी कल्पना से भी बदतर स्थिति में हैं। आदर्श, क्या आपको शमशान घाट की अपनी यात्रा पर भरोसा है? आहन ने पूछा। यार, यह आग की नस है, आदर्श ने बड़बड़ाया। आहन ने जवाब दिया। खैर, यह ज्यादातर लोगों के लिए शमशान से अलग नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन देखा है, यह काफी भयावह लगता है, लेकिन मैं अभी भी इस अवसर का उपयोग कर सकता हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहता, नहीं तो मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उपयुक्त सोल ग्रिड फायर सीड कभी नहीं मिलेगा। आदर्श ने आह भरते हुए कहा। सोल ग्रिड फायर सीड प्राप्त करना इंपॉर्टेंट था। इसके बिना आदर्श का हार्डवेयर लिटिल फ्लेम बेले के शक्तिशाली सिस्टम का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 3 सोल ग्रेड फ्लेम होने से आदर्श की ताकत में भी काफी सुधार होने वाला था। फायर वैन में उपयुक्त सोल ग्रेड फायर सीड की खोज करने से बेहतर कोई मौका नहीं था। तो फिर तुमको सावधान रहना चाहिए, आहन ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक मैं नहीं जा रहा, मेरा क्या मतलब होगा? और आहन ने पूछा। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं और फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि जब मैं जलते हुए गड्ढे में कूद रहा हूं तो तुम मेरे साथ नहीं आओगे? क्या मुझे उसको बताना चाहिए कि एक अच्छी दिखने वाली लड़की कल रात 11 बजे के आसपास तुम्हारी लैम्बोर्गिनी चलाकर तुम्हारे घर आई थी? आदर्श ने पूछा। आहन के होठ मुड़ गए। उसने बहस करने की कोशिश नहीं की। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह वही लड़की है जिससे हम उस दिन मिले थे जब हम बाउशान में सड़क पर रेस करने वालों के साथ शराब पी रहे थे। मैं शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चला पा रहा था, इसलिए मैंने उससे कार वापस लाने के लिए कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें उसे समझाने दूंगा। मुझे भरोसा है तुमने उसे अपने घर ड्रिंक लेने के लिए नहीं बुलाया। मुझे भरोसा है तुमने हैप्पीनेस 101 का पैकेट नहीं खोला। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो, आदर्श ने हवा में कहा। आदर्श, जब तुम बेशर्म होते हो तो तुम सच में कुत्ते की तरह दिखते हो, आहन केवल आह भर सकता था। अंत में आदर्श की बेशर्मी, धमकी और ब्लैकमेलिंग से आहन को कुनलुन पर्वत की यात्रा पर साथ चलने के लिए राजी कर लिया गया। आदर्श ने चुटकी को भी बताया कि वह क्या करने जा रहा है, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। चुटकी ने तुरंत अपना सामान पैक किया और एक छोटी सी कॉटन कैंडी की तरह उसके साथ आ गई। वह उसे इतनी खतरनाक और रोमांचक चीज के लिए साथ क्यों नहीं ला सकता था? आदर्श को चुटकी के आसपास होने पर बेहद ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे वाकई उन 2 मशहूर कबीले की योजना पर भरोसा नहीं था। अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। आदर्श को एहसास हुआ कि नंदेश पर्वत कितना अलग था जब वह वहां पहुंचा। अतीत में नंदेश पर्वत में बंजर भूमि और बंजर पहाड़ थे। अगर वह किसी बेतरतीब जगह पर कुछ बेशर्मी कर रहा होता तो कोई उसे परेशान नहीं करता, लेकिन अब हर जगह सड़कें और अधूरे ढांचे थे। यह जगह कंक्रीट, स्टील, मशीनरी बिल्डरों, शहरी योजनाकारों और बेहद सारे सैनिकों, बिजनेसमैन और अफसरों की तलाश में मैजिस्ट्रेटों से भरी हुई थी। वह स्थान जो अब निर्जीव नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से ताज़ा रक्त उसमें भर दिए जाने के बाद दिल जोर जोर से धड़क रहा है। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल महासागर पर संकेत।
नंदिनी ने जमीन खरीदने का फैसला करके स्पष्ट रूप से एक शानदार फैसला किया था। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि वह शहर के दैनिक परिवर्तन के लिए हर दिन बेहद मेहनत कर रही थी। नंदेश पर्वत को अभी भी निजी भूमि माना जाता नंदिनी ने बेहद दबाव में आने पर भी समझौता नहीं किया। अंत में सरकार सहित अन्य पक्षों को एक नरम दृष्टिकोण चुनना पड़ा और इसके बजाय नंदेश पर्वत के साथ सहयोग करने का फैसला किया। नंदिनी ने नंदेश पर्वत को संभव बनाने के लिए बेहद कड़ी मेहनत की। जब यह जगह अभी भी बंजर भूमि थी, तब सरकार और अन्य गुटों ने उन्हें कोई सहायता या कोई भी सहयोग प्रदान नहीं किया। नंदेश पर्वत के मेंबरों ने धीरे धीरे भूमि पर खेती की और इसे एक आदर्श कंकाल का ढांचा दिया। वे दूसरों को इससे छीनने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि अब यह फेनियाओं मुख्यालय शहर का हिस्सा था। जमीन नंदेश पर्वत की थी, लेकिन उन्हें सरकार के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तटरेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कोई जिम्मेदार था, लेकिन वे सरकार को जमीन पर फिर से कब्जा करने की परमिशन नहीं देंगे। राजा ज्ञान सिंह शर्मा और राठौर कबीले से मिलने के लिए निकल गए थे। आदर्श सिर्फ नंदिनी से मिलने आया था, उसे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह कोई हेल्प कर सकता था। जब तक आदर्श ने नंदिनी को ढूंढा, तब तक राजा ज्ञान सिंह वापस आ चुका था। मानो उसे डर था कि जब वो आसपास नहीं होगा तो आदर्श उसकी प्यारी बेटी के साथ कुछ कर लेगा। हालांकि वह सच था, आदर्श की जेब में सुरक्षा उपाय पहले से ही मौजूद था। बेसिक रूप से शर्मा कबीला हमेशा से सेना के साथ काम करता रहा है, लेकिन सिंह कबीला उन पर बेहद दबाव डाल रहा है, खासकर तब जब सिंह कबीला तटरेखा के साथ बांध का प्रभारी है। सिंह कबीला उन इक्विपमेंटों को खरीद रहा है जो शर्मा कबीला की सेना को बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं। शर्मा कबीला सेना के साथ समझौते को रद्द करने की योजना बना रहा है, फिर भी वे अपनी आपूर्ति को पूरा करने के लिए पर्याप्त मांग वाली कोई अन्य पार्टी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञान सिंह ने आदर्श को बैठक के परिणाम समझाए। अगर हम सफलतापूर्वक किसी समझौते पर पहुंचते हैं और पूर्ण पर्वत पर अग्निशिरा की खुदाई करने का कोई तरीका खोज लेते हैं, तो वे अग्निशिरा की खुदाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे और नंदेश पर्वत के माध्यमों से इक्विपमेंटों को बेचेंगे। नंदेश पर्वत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दक्षिण चीन सागर का समुद्री युद्ध क्षेत्र हमारे बेहद करीब है। फायर एलिमेंट इक्विपमेंटों की बेहद मांग होने वाली है। वे हमसे कर काम करने के लिए कह रहे हैं और उन्होंने फायदे को समान रूप से डिवाइड करने की पेशकश की। वे राठौर के कबीले के साथ मिलकर खुदाई, रसद निर्माण और बिक्री को संभालेंगे। तुम क्या सोचते हो? नंदिनी ने पूछा। आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेरा एकमात्र काम फायर वैन में रुकावट को दूर करना है। फायर वैन और अग्निशिरा एक ही वर्ड है, कुछ अग्निशिरा हिंदी में, फायर वैन इंग्लिश में। वैसे भी आप बिजनेस करने में बेहतर है, आदर्श ने जवाब दिया। राजा ज्ञान सिंह ने कहा। इसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। हमें ईशान को भी इस बारे में बताना चाहिए और उस पर इसकी राय लेनी चाहिए। मैं घूमकर देखूंगा। आदर्श जानता था कि नंदिनी के पास बेहद से काम है। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए स्वतंत्र ना हो जाए। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और आवाज लगाई, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। आदर्श ने अपना हाथ हिलाया और नंदेश विला से चला गया। नंदेश विला बाकी आसपास के इलाके से काफी ऊंचा था। यह पहले एक बंजर पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब यह हरियाली और पेड़ों से भरा हुआ था। यहाँ से रात का नजारा भी शानदार दिखाई देता। पेड़ों के बीच कुछ चक्करदार और सुंदर छोटे पतंगे उड़ रहे थे। भले ही वे पतंगे थे, लेकिन उनके रंग तितलियों से ज्यादा चमकीले थे। आदर्श जानता था कि ये छोटे पतंगे नंदेश विला के पहरेदार थे। वे सिर्फ विला में ही नहीं थे, छोटे पतंगे पूरे नंदेश पर्वत पर फैले हुए थे। जब तक कि वे आसपास के पौधे थे, नंदेश पर्वत ने सख्त नियम लागू किए थे। वे किसी को भी पतंगों को मारने से मना किया गया था। यह एक निजी भूमि थी, इसलिए प्रवेश करने वालों को नियमों का पालन करना पड़ता, जिससे छोटे पतंगे उन लोगों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सके जो अवसरों की तलाश में नंदेश पर्वत पर चल गए थे। आदर्श पहाड़ी से नीचे उतरा। उसे युयांग पर्वत की दिशा से एक चौड़ी नदी आती हुई दिखाई दी।
घुमावदार नदी नंदेश पर्वत के नए शहर से होकर बह रही थी, जिसमें नंदेश वीला के चारों ओर कुछ कृत्रिम विभाजन थे। किसी कारण से डिवाइडेशन का लेआउट आदर्श को जाना पहचाना लगा। नदी की उत्पत्ति युयांग पर्वत से हुई और अंततः समुद्र में जा मिली। आदर्श को याद आया कि मुहाना 2 शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ है। नदी घाटी की महान गहराई और चौड़ाई नए शहर नंदेश पर्वत से जुड़े बंदरगाह के निर्माण के लिए एकदम सही जगह थी। नदी के रास्ते, रेल मार्ग और राजमार्ग पूर्व में पहाड़ पर मिल सकते थे। इस तरह के लेआउट वाले इलाके को देखना दुर्लभ था। अधिकांश समय पहाड़ के करीब रेलवे, राजमार्ग और नदी मार्ग स्थापित करना मुश्किल था। सौभाग्य से शुआंग पर्वत के बीच की घाटी समतल और विशाल थी और समुद्र तक पहुंचती थी। नदी घाटी की सुरक्षा की गारंटी के लिए पहाड़ों के बीच एक बांध बनाना भी संभव था। नंदिनी ने अपने लोगों की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हुए इस भूमि को चुना, जो उत्तर और दक्षिण के शहरों के बीच थी, जबकि इसके पश्चिम और पूर्व में पहाड़ थे। इसलिए भले ही भूमि बंजर थी, फिर भी उसने इसे अपना क्षेत्र बनाने पर जोर दिया। अब भूमि समुद्र तट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। नंदेश पर्वत ने पहले से ही पूर्वी तटरेखा के साथ सबसे मजबूत बांध का निर्माण शुरू कर दिया। इसे जल्द ही एक समुद्री किले में बदल दिया जाएगा। कोई केवल यह कह सकता है कि उसकी दयालुता और दृढ़ संकल्प को आखिरकार भुगतान मिल रहा था। भगवान ने उसके साथ इतने लंबे समय तक दुर्व्यवहार किया था। वर्तमान नंदेश पर्वत जोरदार और जीवन से भरपूर था। आदर्श पहले से ही एक नए शहर की रूपरेखा देख सकता था। शहर ने पश्चिम में युयांग पर्वत से लेकर शुआंग पर्वतों के बीच बांध तक के क्षेत्र को कवर किया। हर दिन नई नहरें और सड़कें जोड़ी जा रही थी, जैसे कि ताजा खून लगातार शहर में डाला जा रहा हो। शहर में श्रमिक, बिजनेसमैन, मैजिशियन, हंटर इकट्ठे हुए हैं। शहर में अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन जल्द ही इसमें सब कुछ होगा। पहले से ही रहने वाले लोग नए शहर के संस्थापक बन सकते हैं। अमृत सिटी एक सैन्य अड्डा बन गई थी। कुछ पुराने निवासियों को छोड़कर यह धीरे धीरे एक आवासीय शहर के रूप में अपनी अपील खो चुका था। आदर्श शायद ही कभी वहां वापस जाता, लेकिन जब भी वह जाता तो उसका दिल हमेशा खाली महसूस करता था, जैसे कि उसके पास वास्तव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे वह घर कह सके। हालांकि आदर्श ने नंदेश पर्वत में आए बदलावों को देखकर बेहद उम्मीदें लगाई। उसे विश्वास था कि एक दिन वह एक गगनचुंबी इमारत पर खड़े होकर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ खिलते शहर को देखते हुए उस जगह की प्रशंसा करेंगे जो उनका अपना है, एक ऐसा शहर जो उन्हें घर जैसा लगेगा। आदर्श को आहन के वर्ड्स याद आ गए। यह देखने के बाद कि नंदिनी कितनी बिजी थी, उसे एहसास हुआ कि वह अब एक आवारा की तरह नहीं रह सकता जो केवल अपने पेट भरने के बारे में ही सोचता रहता है। उसे नंदेश पर्वत की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, तब भी जब वह आसपास ना हो। आदर्श उस बांध के पास पहुंचा जो अभी भी निर्माण में लगा हुआ था। उन्होंने बांध के पास तेजी से हलचल देखी, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ हुआ होगा। विसरा हंटर, हमारा एक जहाज समुद्र में विसरा हंटर से घिरा हुआ है, हमें उन्हें तुरंत बैकअप प्रदान करना होगा। एक गश्ती दल का नेता बांध के पास गया और उस दिशा में देखा जहां से तेज रोशनी निकल रही थी, लेकिन वह उस जहाज को नहीं देख सका जिसका उल्लेख किया गया था। वे हमसे बेहद दूर है। धिक्कार है, जहाज के वापस लौटने पर बदला लेने के लिए उनकी हिम्मत कैसे हुई? कितने चालाक प्राणी हैं, कश्ती दल के नेता ने गुस्से से कहा। आदर्श ने जब शोर सुना तो वह बांध के पास गया। हालांकि उन्हें बताया गया कि केवल अधिकृत लोगों को ही बांध पर जाने की परमिशन है। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक महिला ने अचानक पूछा। आदर्श ने पलटकर अदिति को देखा। केवल अदिति और अनय ही उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं। क्या हो रहा है? आदर्श ने पूछा। ये विसरा हंटर्स है, समुद्री डीमन की एक बेहद क्रूर और चालाक प्रजाति। वे समुद्री डिमनों की सेना के लिए स्काउट है, लेकिन साथ ही वे घृणित हथियारे भी है। हाल ही में हमें पता चला कि विसरा हंटर्स हमारे शहर पर अटैक कर रहे हैं। तमन्ना ने विसरा हंटर्स को खत्म करने के लिए हंटर्स के कुछ दलों को काम पर रखने के लिए मिशन का अनुरोध किया। उन्होंने हमें संकेत दिया कि वे वापस आ रहे हैं, लेकिन विसरा हंटर ने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते ही घेर लिया। भागे हुए विसरा हंटर ने कुछ सुदृढ़ीकरण इकट्ठा किया होगा और वापस जाते समय जहाज को रोका होगा, अदिति ने कहा।
कितने हैं? आदर्श ने पूछा। हमें जो अलर्ट मिला है उसके आधार पर 1000 से ज्यादा लोग हैं। यह कहना मुश्किल है कि हम इतने कम समय में काफी लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं। अदिति स्पष्ट रूप से आदर्श की तुलना में नंदेश पर्वत के नए शहर से ज्यादा परिचित थी। उसने बेसिक रूप से इसे अपने नए घर की तरह माना। आदर्श ने उत्सुकता से कहा, मैं ना तो उड़ सकता हूँ ना ही तैर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बड़ी मुसीबतें में हैं। समुद्र पर युद्ध करना आदर्श के लिए हमेशा से एक बड़ी समस्या रही। जहाज जमीन से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, वह कैसे वहां पहुंच सकता था? सर, मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ, मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ, अदिति ने कहा। जरूर। आसपास बेहद ज्यादा एडवांस्ड वाटर मैजिशियन नहीं थे। अदिति तुरंत आदर्श के साथ पानी में कूद पड़ी। गश्ती दल का नेता भी कुछ मैजिशियनों के साथ आया। उसने अदिति को घूरते हुए कहा, बकवास! क्या तुम्हें लगता है तुम उन्हें अकेले बचा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वेस्रा हंटर कितने खतरनाक है? अदिति ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने खुद को स्पष्ट नहीं किया। अदिति वास्तव में यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। वाटर एलिमेंट पर उसका कंट्रोल बेहद अच्छा था। वह एक विशाल लहर को कंट्रोल कर रही थी ताकि उसे एक विशाल मछली की तरह आगे ले जाया जा सके, जो दूर स्थित अंधेरे महासागर की ओर बढ़ रही थी। गश्ती दल के नेता रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से उनका पीछा करो, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते। कैप्टन रोहित, आपने इतनी जल्दी एक टीम कैसे इकट्ठा कर ली? आपने कुछ ही टाइम में 6 टीमें इकट्ठा कर ली है। अदिति ने पलटकर देखा और देखा कि 5 अन्य टीमें उनके पीछे चली आ रही थी। रोहित अदिति का दोस्त था और उसे लड़की से बेहद लगाव था। जब वह पहली बार बंजर भूमि पर आया तो उसे नंदेश पर्वत की गश्ती दल का कैप्टन नियुक्त किया गया। हालांकि जैसे जैसे नंदेश पर्वत तेजी से बढ़ता गया, उसका पद भी काफी बढ़ गया। रोहित काफी शक्तिशाली मैजिशियन था। वह कभी सैनिक था और उसके पास बेहतरीन प्रबंधन कौशल था। ईशान ने खुशी खुशी नंदेश पर्वत तटरेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। हम हर समय अलर्ट रहते हैं। रोहित के चेहरे पर गर्व था जब उसने बचाव दल को बेहद अच्छी स्थिति में देखा। पहले नंदेश पर्वत की गश्ती ढीली रेत की चादर, आवारा लोगों के झुंड की तरह थी, लेकिन अब वे सैनिकों की एक टुकड़ी की तरह कुशल और तेज थे। टीचर, ऐसा लगता है इस बार आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, अदिति ने आदर्श को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श ने जवाब दिया, मैं फिर भी आऊंगा, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, समुद्र एरिया का फायदा उठाना। बादल काले और घने थे। समुद्र का बाकी हिस्सा पूर्ण अंधकार में था। केवल थोड़ी सी रोशनी थी जो दूर से टिमटिमा रही थी। 6 टीमें और 5 जहाज थे। अदिति के अलावा, जो एक तेज लहर को कंट्रोल करने और उस पर किसी को ले जाने में सक्षम थी, अन्य वाटर मैजिशियन केवल अपने जहाजों की स्पीड बढ़ाने के लिए वाटर को कंट्रोल कर सकते थे। बचाव दल कुछ किलोमीटर दूर जा चुका था। बांध पर लगे लाइट पिलर्स की रोशनी दूर तक फैल गई थी। रात में समुद्र का दृश्य उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना कुछ लोगों ने कल्पना की थी। बचाव दल ने खुद को घने अंधेरे में पाया, जो तेज हवाओं और ठंडे पानी से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक भयानक खाई में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हों। गश्ती कैप्टन रोहित ने पूछा, जहाज हमसे दूर क्यों जा रहा है? बैकअप का अनुरोध करने वाला जहाज लगभग 5 किलोमीटर दूर था। वह पहले ही लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, लेकिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि एसओएस लाइट अभी भी काफी दूर थी। एक टीम के नेता, जिसका नाम अंकुर था, ने कहा, शायद आंत के हंटर जहाज को खींचकर ले जा रहे हैं। रोहित ने कहा, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। अगर वे गहरे समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह बेहद खतरनाक होगा। गहरा महासागर क्षेत्र? आदर्श ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से एक शौक किया था। समुद्री डीमन अपने विचरण के लिए समुद्री जल पर बेहद अधिक निर्भर रहते हैं। पानी जितना गहरा होता है, उनके लिए यह उतनी ही सही जगह होगी जिससे वे खुद को छिपा सकते हैं। उनके अटैक वहां और भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। हम आमतौर पर 200 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र को उथला क्षेत्र कहते हैं। 200 से 1000 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र को मध्यवर्ती क्षेत्र कहा जाता है और 1000 से 3000 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र को गहरा समुद्र कहा जाता है। 200 मीटर की गहराई वाला उथला क्षेत्र हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है।
इस गहराई पर हमारे स्पिल ज़्यादा कारगर होते हैं। इंटरमीडिएट क्षेत्रों में कुछ बड़े समुद्री डीमन काफ़ी स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे, जो हमारे लिए बेहद बड़ा खतरा बन सकते हैं। जहां तक गहरे समुद्र क्षेत्र की बात है, तो समुद्री डीमन न केवल अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम होंगे, जिससे हमारे लिए उनकी संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जब भी हम अपने शक्तिशाली स्पिलों का जाप करेंगे, वे तुरंत पानी में गहरा गोता लगाएंगे। वे पानी का यूज अपने डिफेंस के लिए करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। रोहित ने समझाया। वह बता सकता था कि आदर्श को समुद्र में लड़ाई का अनुभव नहीं है। आदर्श को रोहित की बातें सुनकर टोक्यो में पूर्वी समुद्री किले की याद आ गई। वह पता चला कि समुद्र में लड़ाई के लिए पानी की गहराई एक इम्पॉर्टेंट पहलू थी। उसने तुरंत रोहित के स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया। आदर्श ने पूछा, तो अगर उथला क्षेत्र हमारे लिए सबसे अधिक सही है, तो समुद्री युद्ध का मैदान भी संभवतः इसी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बेशक, हर समुद्री डीमन में जमीन पर चलने की क्षमता नहीं होती, खासकर वे जो बेहद बड़े होते हैं। हालांकि कुछ दर्जन मीटर लंबे जीव 200 मीटर की गहराई में तैर सकते हैं, लेकिन यह एक संकरी नदी में तैरती हुई एक बड़ी व्हेल की तरह है। वे अचानक स्पष्ट लक्ष्य बन गए हैं। एक बार उनकी स्पीड पर रोक लग जाए तो हमारे लिए उनसे निपटना बेहद आसान हो जाता है, रोहित ने कहा। इसमें बताया गया था कि समुद्र का स्तर बढ़ने पर समुद्री डीमन अचानक इंसानों के प्राकृतिक शत्रु बन गए। क्यों बन गए? रोहित के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद आदर्श कुछ ऐसा जानने में सक्षम हुआ जो वह पहले कभी नहीं समझ पाया था। मैं इसे देख सकता हूं, यो हमारे ठीक सामने है। जहाज अभी डूबा नहीं है, नेताओं में से एक ने चिल्लाकर कहा। वे आगे बढ़ते रहे। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें अंततः वह जहाज दिखाई दिया जो SOS अलर्ट दे रहा था। पहले जहाज को सुरक्षित करो, कैप्टन रोहित ने दलों को ऑर्डर दिया। पांचों दल तेजी से अलग हो गए और जहाज को घेर लिया। वे इसके चारों ओर एक डिफेंस परिधि स्थापित करने की योजना बना रहे थे। आदर्श और अदिति तुरंत जहाज पर चढ़ गए। वे रिएक्शनों से परेशान नहीं हो सकते थे। वे देखना चाहते थे कि जहाज पर कोई घायल तो नहीं हुआ। जहाज बेहद साफ था, उसमें किसी प्रकार की क्षति का निशान नहीं था। यद्यपि जहाज को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया गया था ताकि समुद्री डीमन उसे टुकड़े टुकड़े न कर सके। फिर भी यह अनुचित था कि यदि समुद्र के बीच में उन पर अटैक किया जाता तो जहाज को कोई क्षति क्यों नहीं पहुंची। यह अजीब है, इस पर कोई क्यों नहीं है, अदिति ने भ्रमित नजर से कहा। आदर्श ने जल्दी से जहाज की तलाशी ली, लेकिन उसे डेक, कैबिन, यहां तक कि पुल पर भी कोई नहीं दिखा। क्या वे सभी मर गए हैं? अंकुर, जो अपने दल के साथ जहाज पर चढ़ा था, ने कहा। वहां कोई लाश नहीं है, खून की कोई गंध नहीं है। क्या हम वर्तमान में गहरे समुद्र क्षेत्र में हैं? आदर्श ने पलटकर अदिति से पूछा। मुझे ऐसा लगता है पानी 1500 मीटर अधिक गहरा है, रोहित ने कहा। क्या हम बेहद देर से आए? लानत है इन गंदे विसरा हंटरों पर। आदर्श डेक पर गया और अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसे समुद्री हवा में कुछ गड़बड़ की गंध आ रही थी। आदर्श की दृष्टि सीमित थी, हालांकि शैडो एलिमेंट के कारण रात में उसकी दृष्टि सामान्य तो अच्छी थी। किसी कारण से उन्हें असहजता महसूस हो रही थी। फायर! मेरे प्रशंसक ने आग का एक गोला हवा में उछाला। आग का गोला हवा में 100 मीटर ऊपर पहुंच गया। आदर्श के ऑर्डर पर प्रचंड सूर्यास्त की लपटें फूट पड़ी। आग की लपटें बेतहाशा उछली और चमचमाती आतिशबाजी की तरह काले सागर की सतह पर बिखर गई। चमकती लाल रोशनी ने समुद्र की सतह पर बिखरे हुए अनगिनत भयानक सिरों को प्रकट किया। इन सिरों पर आंखें थी जिनमें जरा सी भी चमक नहीं थी। वे मृतकों की आंखों के समान थी, जो चालाक मांसाहारियों के एक समूह की थी, जो लंबे समय से अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदर्श हैरान था। एक फंदा? यह एक चाल है। ये समुद्री डीमन SOS सिग्नल का यूज करके इंसानों को बांध से दूर ले जाने के लिए जाल बिछा रहे थे और फिर उन्हें घेर लिया। विस्फोट से उत्पन्न प्रकाश से 1000 से अधिक सिर प्रकट हुए और उनमें से बेहद सिर उनकी दृष्टि की सीमा के भीतर थे और कुछ बाहर थे। विस्फोट ने केवल हिमशैल का सिर ही प्रकट किया। डीमन प्राणियों के विपरीत इंसान बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि ने मानव जाति को शारीरिक रूप से हीन होने के बावजूद डीमन प्राणियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में हारने से नहीं बचाया। हालांकि आदर्श को शौक मिला कि समुद्री डीमन इतने चतुर थे कि उन्हें गहरे समुद्र में लुभाने के लिए एक जाल बिछा दिया। वे इस समय गहरे समुद्र क्षेत्र में थे, जिससे समुद्री डीमनों को लाभ मिला।
हमें अब जाना होगा, रोहित ने बदसूरत चेहरे से चिल्लाया। हमें घेर लिया गया है। हे भगवान, वे इतने सारे क्यों हैं? जहाज के पास आओ, आदर्श ने बचाव दल के बाकी मेंबरों पर चिल्लाते हुए कहा, जब उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। ये विसरा हंटर बेहद ही कठोर प्राणी थे। आदर्श को जमीन पर उनसे लड़ने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन वह इस समय समुद्र के बीच में था, यहां तक कि आदर्श भी उनसे लड़ने में संघर्ष करता। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू और नाम देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया।